जय हिंद। हम लोग आज बात करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन भाग लेते हैं, इसकी योग्यता क्या है और निर्वाचन प्रणाली के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको पूरे राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली समझ में आ जाएगा, जहां से हर एग्जाम्स में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव 2022 में होने वाला है, जिससे आपको लेटेस्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं। तो रामनाथ कोविंद जी के बारे में हम थोड़ा सुन जानेंगे। इनका जन्म जो हुआ 1 अक्टूबर 1945 का फरख गांव के कानपुर, जो यूपी में पड़ता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और यह भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिए थे। ठीक है, और अगर क्रम के अनुसार देखा जाए तो 16वें राष्ट्रपति, यानी कार्यकाल के अनुसार कहा जाए तो 16वें राष्ट्रपति थे, लेकिन व्यक्तिगत अगर कहा जाए तो 14वें राष्ट्रपति है। और ये काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन है, इनका जो है से यहाँ पे आपको रहना खाना सारा चीज सुविधा राष्ट्रपति भवन में ही मिलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा, जो 29 जून तक अंतिम इन लोग का करेंगे, नामांकन देंगे। ठीक है, और मतदान 18 जुलाई की होगी और 21 जुलाई का इनका मतगणना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका राष्ट्रपति जो बने थे वो 25 जुलाई 2017 को इन्होंने शपथ ग्रहण लिए थे 14वें राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, ये इलेक्शन एक्ट 1952 के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन मिशन के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं और यह संवैधानिक होते हैं। ठीक है, यानी कि जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है वो संवैधानिक होते हैं, और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है वो गैर संवैधानिक कहलाता है। तो यह जो पद है यह संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का, और हमारा जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है और वह आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक इनके सारे डिटेल दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जहां से हर एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आर्टिकल हम लोग देखेंगे 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत में कहा होगा कि एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 के तहत। 53 में कहा गया कि केंद्र का जो कार्यपाल का शक्ति होगा वो किसके पास होगा, तो राष्ट्रपति के पास होंगे। ठीक है, 54 में कहा गया कि निर्वाचन इनका मंडल के द्वारा निर्वाचन होगा। निर्वाचन रीति के बारे में कहा गया है आर्टिकल नंबर 55 में, और कार्यकाल के अनुसार 5 वर्षों के लिए चुना जाएगा, इनका निर्धारण जो किया गया है वो आर्टिकल 56 में। और 57 में कहा गया कि अगर कोई भी राष्ट्रपति अगर दोबारा अगर बनना चाहता है, ठीक है, तो वह जो निर्वाचन जो प्रक्रिया है उसको फुलफिल करके वह पुनः राष्ट्रपति बन सकता है। यह आर्टिकल 57 कहता है। 58 में कहा गया है इसकी योग्यता और अर्हता क्या रखता है। 59 में इसके शर्तें के बारे में दिया गया है। 60 में शपथ ग्रहण है और 61 में महाभियोग के द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। वो किन किन स्थितियों में हटा सकते हैं तो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 62 में देखेंगे कि चुनाव कराने का जो समय है उसके बारे में आर्टिकल 62 में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 62 में अगर किसी भी राष्ट्रपति का किसी कारणवश अगर वह नहीं रहते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी चाहे तो महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया या उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में कहा गया है आर्टिकल 62 में कि चुनाव 6 महीना के अंदर करा लिया जाना चाहिए। यह आर्टिकल 62 कहता है। आगे हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो अर्हता है, योग्यता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पहला जो अर्हता होना चाहिए वो भारत का नागरिक होने चाहिए। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में आप देखे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन जो डालता है कहता है कि भारत के राष्ट्रपति होना चाहिए या जन्म से होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि जन्म से होना चाहिए, बस भारत के नागरिक होना चाहिए। वह अगर बाद में भी भारत की नागरिकता प्राप्त किया हो तो वह वहां से
वह नामांकन में भाग ले सकता है। ठीक है। दूसरी शर्त होता है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष से कम का न हो। ठीक। तीसरा जो है वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। चौथा है कि राज्य, केंद्र, स्थानीय सरकार के लाभ के पद पे न हो। राजनयिक जो पद होते हैं वो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, इसके बाकी जो पद हैं वो आपको लाभ के पद माने जाते हैं। तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, चाहे राज्य में, केंद्र में या स्थानीय में, कहीं भी नहीं होना चाहिए, तो वह राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रपति का नामांकन कैसे होता है। तो देखिए, नामांकन प्रक्रिया में 3 कंडीशन। पहला है कि उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक। दूसरा जो है इसकी जमानत राशि 15,000 रखी गई है, जो को फुलफिल करता हो। तीसरी चीज है कि जमानत राशि की अगर जब्ती कैसे होता है, तो जब्ती तब होगा जब अगर जो वोट पड़ता है उसका 1/6 से अगर वह कम वोट प्राप्त करता है तो उसकी जमानत जो राशि होता है वो नहीं मिलेगा, जब्त कर लिया जाता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि वोट, आखिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ा सुना जानेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वहां पे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है, ये तीनों को मिलाकर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इसमें इसके अतिरिक्त दिल्ली, ठीक है, और अब जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा और एक पांडिचेरी। ठीक है, ये 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको भी राष्ट्रपति का चुनाव में शामिल किया जाता है। और इन सबों को मिलाकर टोटल जो यहाँ पे जो सदस्यों की संख्या होती है वो 4,896, ठीक है, यह निर्धारित किया गया और इसी के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है गुप्त प्रणाली के द्वारा किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये बॉक्स रखा गया है और इस बॉक्स में एक आदमी के द्वारा लिफाफे में करके इसमें डाला जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें किस तरीका से वोटिंग किया जाता है और कैसे इलेक्शन जीतते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि 9 लोगों ने वोट देने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, एक है ए, एक बी और एक सी। अगर फर्स्ट बार में 9 लोग आएंगे और सबसे पहले कितने लोग किसको प्राथमिकता दिए हैं, तो यहाँ पे अगर ए को 5 लोगों ने प्राथमिकता दिया, बी जो है वो 2 लोगों ने प्राथमिकता दिया और सी को भी 2 लोगों ने प्राथमिकता दिया, तो टोटल 9 व्यक्ति थे, 9 तीनों लोग को प्राथमिकता पहला राउंड में दे चुके हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि अगर जो ये यहाँ लोग हैं यानी इसका 50% +1 अगर इसको फुलफिल करता है तो वह चुनाव जीत जाता है। जैसे 2 और 2 यहाँ कितना, 4, इधर 5 है ना, तो 50% +1 है, तो यहाँ पे चुनाव कहा जाए राष्ट्रपति ए वाले जो खड़ हुआ है इलेक्शन में वो राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन यहाँ पे अगर होता है कि इसको जो प्राथमिकता दिया गया 4 दिया गया और यहाँ 3 लोगों ने दिया और यहाँ 2 लोगों ने दिया, ठीक, तो इस कंडीशन में या इसको फुलफिल नहीं कर रहा है तो 3 में से किसी अभी भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीते हैं, तो इसमें सेकेंड राउंड होगा। सेकेंड राउंड में क्या होगा कि जो सी वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये जो 2 लोग वोट दिए हैं इनको यहाँ से क्या किया जाएगा, 0 मान लिया जाता है, नहीं यहाँ से हटा दिया जाता है और हटा के इसका जो वोट होगा वो ए और बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों में अगर किया जाता है, इस कंडीशन में अगर सी का जो वोट है, ठीक है, यहाँ पे जो जितने लोग प्राथमिकता दिए हैं सी को, उन दोनों लोग ए और बी में आएंगे। ठीक है, और ए बी में जो प्राथमिकता मिलेगा तो यहाँ पे जो जिसका 50 + 1% होगा
वह चुनाव जीत जाएगा। और यहाँ से सी का जो ये दो व्यक्ति हैं इसका खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीका से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें एक एमएलए का और एक एमपी का वैल्यू का होता है, एक वोट का। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक एमएलए जो होता है सांसद, उसका जो वोट का जो वैल्यू होता है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ जो स्टेट है तो स्टेट, और अगर इंडिया लेवल पे अगर बात होता है तो उसका जितना पॉपुलेशन है उसको टोटल पॉपुलेशन बटा टोटल नंबर ऑफ जितने पार्लियामेंट, जैसे 776 लोग हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर, तो यहाँ जितने लोग हैं उससे आपको डिवाइड किया जाता है, यानी कि संसद जितने होते हैं उससे एमएलए से डिवाइड किया जाता है और उनके गुने में 1/1000 करके उनका वैल्यू निकाल लिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखे होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा टोटल दोनों के मिला कितने हैं, 776। यहाँ पे वैल्यू ऑफ इलेक्शन जो ईच वोट होता है, यानी कि प्रत्येक वोट का जो वैल्यू होता है वो 700 कितना आ गया, 8, और इसी को 776 में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो टोटल जो आ गया इसका वोट का वैल्यू वो 5,49,408, और यही होता है विधानसभा में भी, और यहाँ से भी निकल कर आ जाता है 5,49,474। ठीक है, दोनों के अगर मिला दीजिएगा तो यहाँ 10,98,882 इसका वैल्यू होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधे ही फॉर्मूला ही। ठीक है, तो इसको देखिएगा। और यह जो वैल्यू निकल के जो आता है यह अभी के जनगणना से नहीं होता है, यह 1971 में, ठीक है, 1971 में जो जनगणना हुए थे उसके अकॉर्डिंग 54 या 56 करोड़ के करीब वहां पे जनसंख्या था उस टाइम, उसी के आधार पे किया है। ठीक है, 56 करोड़ के आसपास जैसे जनसंख्या था उसी के आधार पे ये वैल्यू निकाला गया। ठीक है, तो ये सारी चीज हम आपको बताने का प्रयास किए हैं और आप समझ गए होंगे। तो अगला जो राष्ट्रपति हमारे होने वाले हैं, ठीक है, जो बीजेपी की तरफ से चुनाव के लिए नामांकन कराए हैं, ये हैं आपको द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे और आपको पूरी डिटेल से इनके बारे में समझाएंगे कि इनकी कहानी क्या रही है, कहाँ से है, सारे चीज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।